सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के विषय में, जिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो देशों को स्कोर दिया जाता है उसमें कमी आई है, और स्कोर में कमी आने के कारण भारत को स्वतंत्र देशों की कैटेगरी से बाहर करते हुए आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अर्थात भारत में जो लोकतंत्र जो पहले मजबूत हुआ करता था उसमें कमी देखी जा रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो समझेंगे कि आखिर ये फ्रीडम हाउस क्या है, इसकी कौन सी रिपोर्ट आई है, कितना स्कोर कम हुआ है, और आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में भारत को जो शामिल किया गया है उसके कौन कौन से प्रमुख कारण बताया गया। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के विषय में और समझेंगे भारतीय शहरों के विषय में यह इंडेक्स क्या कहता है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई उस रिपोर्ट के विषय में जिसमें भारत को अब आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में रखा गया है। फ्रीडम हाउस अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संस्था है या संगठन है। दूसरे शब्दों में यह अमेरिका स्थित एक एनजीओ है, और यह एनजीओ क्या करता है, लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के मुद्दे पर शोध करके यह रिपोर्ट देता है और यह बताता है कि किसी देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, और उस देश में आखिर लोकतंत्र के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। हालांकि हमने कहा यह संस्था एक एनजीओ के रूप में है, लेकिन इसका जितना खर्च होता है उस खर्च में अमेरिकी सरकार की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 85% है। वहीं इंटरनेशनल पब्लिक एजेंसीज अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनका जो योगदान है 7.8% है। जो कॉरपोरेट्स हैं और अन्य जो संस्थाएं हैं उनकी जो योगदान है वो 3.8% है, और इसको व्यक्तिगत अनुदान भी 2.8% मिलता है। कुल मिलाकर है तो एक एनजीओ, लेकिन इसकी जो खर्च है उसमें अमेरिकी सरकार का जो योगदान है काफी ज्यादा है। ये लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए कार्य करने वाले सबसे पुराने अमेरिकी संगठनों और संस्थानों में से एक है। इसे स्थापित किया गया था 1941 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जबकि फांसीवादी विचारधारा बढ़ रही थी। तो इस संस्था का यह मानना था कि जो फांसीवादी विचारधारा है यह लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, और तभी से यह लोकतंत्र के आधार पर देशों का जो है कि आकलन करती है। हालांकि इसने जो रिपोर्ट्स है वह 1970 के दशक से जारी करना प्रारंभ किया, जिसमें यह हर साल बताती है कि आखिर किसी देश में लोकतंत्र की जो स्थिति है वह क्या है। यह जो संगठन है यह विश्लेषण करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करता है, और कई तरह के सिफारिशों के आधार पर स्वतंत्रता को बढ़ाने और उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को चिन्हित करके कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए वर्तमान में जो संगठन है ये क्या करता है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा जारी किया था उसको आधार बनाता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा जारी की है उन्हीं आधारों को अपनाते हुए यह देखता है कि आखिर मानवाधिकारों के मूल्यों के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, आखिर जो संगठन है वह संगठन कैसे कार्य कर रहे हैं। संगठन का मतलब देशों के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वह किस तरह से अपनी नीतियों को संचालित कर रहे हैं।
यह रिपोर्ट जो है कि लगभग सभी देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकार के विषय में अपनी रिपोर्ट देती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का बीच का जो संबंध है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः यह माना जाता है कि जहां पर लोकतंत्र काफी मजबूत है वहां पर मानवाधिकारों की सुरक्षा भी ज्यादा है। इसीलिए अगर कोई कहे कि मानवाधिकार किसी देश में अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों की जो वरीयता है वह दी जाती है या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को ऊपर रखा जाता है। अब यह जो संस्था है यह क्या करती है, अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से जितने भी देशों को ये शामिल करती है अपने शोध में, उनको 3 कैटेगरी में शामिल करती है। और 3 जो कैटेगरी होती हैं उसमें पहली कैटेगरी है स्वतंत्र देशों की कैटेगरी। इसमें उन देशों को रखा जाता है जहां पर लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए सबसे बेहतर कार्य किए जाते हों, अर्थात जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है कि बोलबाला हो, वहां पर नागरिक स्वतंत्रता ज्यादा हो, वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिली हुई है, हर तरह की स्वतंत्रताएं उनको मिली हुई हैं, उनके अधिकारों में कटौती नहीं की जाती है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। ऐसे देशों को रखा जाता है स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में। हमारा देश, हम लोग भी क्या होते थे, पहले इसी कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब हम लोगों को अर्थात अपने देश को इस संगठन ने ये जो है कि क्या किया है, आंशिक रूप से स्वतंत्र अर्थात पार्शली फ्री कैटेगरी में शामिल किया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, जो मानवाधिकार के मूल्य हैं, वह इतने मजबूत इस संस्था के अनुसार नहीं रह गए जितने पहले होते थे, या फिर जितना स्कोर हमें इस कैटेगरी अर्थात फ्री वाली कैटेगरी में आने के लिए चाहिए था उतना हम स्कोर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें कमजोरी बताई गई है। जो तीसरी कैटेगरी है वो सबसे खराब देशों की है और इसको बोला जाता है स्वतंत्र नहीं अर्थात नॉट फ्री। इसमें उन देशों को रखा जाता है जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर आप विरोध नहीं कर सकते, जहां पर आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो आपको तोप के सामने खड़ा रख के उड़ा दिया जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर जहां पर नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल न्यूनतम होती है, जहां पर लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म होती हैं, उन देशों को रखा जाता है नॉट फ्री में। कुल मिलाकर ये जो आंशिक रूप से स्वतंत्र है इसमें हम लोगों को अब शामिल किया गया है। यह माना जाता है कि जो देश नॉट फ्री की कैटेगरी में है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से फेल हो चुके हैं, अर्थात वहां पर लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करता। किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है या मानवाधिकार की कितनी मान्यता है, उसके लिए यह जो संगठन है वह 2 पैरामीटर्स को अपनाता है। पहला जो पैरामीटर्स है यह देखता है कि आखिर लोगों के पास राजनीतिक अधिकार अर्थात पॉलिटिकल राइट्स कितने मिले हुए हैं। अगर लोगों के पास राजनीतिक अधिकार ज्यादा हैं तो उनको 40 स्कोर दिया जाएगा, कम है तो उनको 0 और 0 के आसपास का स्कोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह क्या करता है, 0 से लेकर 40 स्कोर के बीच में राजनीतिक अधिकार कितने किसी देश के लोगों को मिले हुए हैं इसके आधार पर स्कोर देता है। दूसरा जो यह आधार अपनाता है वह है नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि राजनीति में आपकी भागीदारी कितनी हो रही है। अगर आप चुने जाना चाहते हैं अर्थात आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ें तो आप लड़ सकते हैं चुनाव या नहीं लड़ सकते हैं। वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है वह कैसा है, लोगों की भागीदारी कितनी है, इन सभी चीजों को राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो आधार है वह है नागरिक स्वतंत्रता, अर्थात लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी कितनी है, धर्म की आजादी कितनी है, जो कानून है, जो नियम है, जो लॉ है, उनके आधार पर लोग कितने बराबर हैं, इस प्रकार के आधारों को रखा जाता है नागरिक स्वतंत्रता। और नागरिक स्वतंत्रता को जो स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर 60 तक। जिन देशों का स्कोर बेहतर होगा वह कहां होंगे, उनको 60 स्कोर प्राप्त होगा या 50 या 59 समथिंग स्कोर प्राप्त होगा। वहीं जो खराब कंडीशन वाले हैं उनको 0 भी मिल सकता है और माइनस में भी स्कोर मिल सकता है अगर नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिले। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि 40 स्कोर प्लस 60 स्कोर 100 स्कोर का क्या है, यह एक इंडेक्स है या एक जो है कि स्कोर प्रदान करने का प्रयास
प्रयास किया जाता है। और जो भी देश 100 स्कोर में से अधिक मैक्सिमम प्राप्त करेंगे वह उतने ही क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे या उतने ही फ्री होंगे। जिन देशों का स्कोर जो है कि कम होता जाएगा वह क्या होंगे, दूसरी कैटेगरी जो आंशिक रूप से स्वतंत्र है या फिर स्वतंत्र नहीं की कैटेगरी में वह शामिल होंगे। राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता को हमने क्या कहा कि 100 अंक के एक स्कोर के आधार पर डिसाइड किया जाए। अभी जो राजनीतिक अधिकार है ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत 10 उप आधार रखे जाते हैं, अर्थात जो राजनीतिक आधार है, राजनीतिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसके लिए 10 जो है कि उप आधार हैं। उप आधार का मतलब है कि अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आप वोट उसी व्यक्ति को डालकर आ पाते हैं कि नहीं जिसको आप डालने गए थे। क्या आपको जो है कि अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको जानने का अधिकार है। साथ ही साथ अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की चीजों को 10 उप आधार बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से जो नागरिक स्वतंत्रता है उसके लिए क्या बनाए गए हैं, 15 जो है कि आधार बनाए गए हैं। और नागरिक स्वतंत्रता अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से अधिकार हैं। उन आधारों पर नागरिक स्वतंत्रता को देखा जाता है 15 आधारों पर, और फिर क्या किया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि यहां पर टोटल जो उप आधार हुए वह हुए 25, और सबको जो है कि स्कोर दिया जाता है 4। अर्थात जो अगर इन 25 जो उप आधार हैं इसमें से बेहतर परफॉर्म करेगा उसको मतलब क्या है कि ये टोटल कितना हुआ 100, तो 100 के नियर अबाउट उसको स्कोर मिलेगा। कुल मिलाकर जितने उप आधार हैं सभी को दिया जाता है 4 स्कोर, और उस 4 में से जो देश जितना प्राप्त करता है, कोई देश ऐसा भी होगा जो 100 में 100 प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है एक आधार 4 है तो उस 4 में से कोई 3 प्राप्त करे, कोई 4 में से 4 प्राप्त करे। इस आधार पर क्या होता है, 100 का स्कोर में से आपको जो है कि स्कोर प्राप्त होता है। और इस स्कोर में क्या है कि आपसे 10 जो है कि उप आधार किसके होंगे, पॉलिटिकल राइट्स के होंगे, 15 किसके होंगे, सिविल राइट्स के होंगे, नागरिक अधिकार के होंगे, और इन सब का वेटेज कितना है इंटू 4, और ये टोटल हो जाता है 100 का स्कोर। जैसे कुछ प्रमुख उप आधार जो है उनको देख लीजिए। जैसे है इलेक्टोरल प्रोसेस, अर्थात जो चुनाव की प्रक्रिया है वह कितनी पारदर्शी है, वह कितनी अच्छी है, लोगों का भरोसा उस पर कितना है, इन सभी चीजों को रखा जाता है। दूसरा है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म और पार्टिसिपेशन, अर्थात कहीं ऐसा देश तो नहीं है जिसमें किसी एक खास वर्ग के लोगों की भागीदारी हो, अर्थात उसमें किसी क्षेत्र विशेष या किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के लोगों की भागीदारी हो, तो ये क्या होगा, खराब होगा। सभी समुदायों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ज्यादा होने पर क्या होगा, वह अच्छा देश माना जाएगा लोकतंत्र के पॉइंट। ठीक इसी तरह से फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार जो है वह कितना अच्छा कार्य कर रही है, लोगों को सरकार जो है उसको देखने का नजरिया क्या है, कैसे सभी चीजें हैं, अर्थात सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको भी इसमें रखा जाता है। तो जितने मैंने आपको जो उप आधार बताए उन्हीं के आधार पर इसको क्या किया जा रहा है, चेक किया। उसके बाद होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, अर्थात आपको बोलने की और जो आपकी मान्यता है, आजादी है कि आप कितना भरोसा जिन चीजों पर करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। रूल ऑफ लॉ को भी उप आधारों में रखा गया है, अर्थात जो कानून है उन कानूनों से कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई क्षेत्र के लोगों को तो ऊपर नहीं माना जाए। ठीक इसी तरह से पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स, अर्थात जो पर्सनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं, आपका जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स से तात्पर्य उस राइट्स से है जिसको आप चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करूं। इसी के तहत जो है कि जो संगठन के जो अधिकार हैं, जो भी संगठन चाहे मीडिया हाउस के हों या फिर जो है कि सूचना से जुड़े हुए हों, या कोई भी संगठन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह क्या करें, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, अपनी सेवाएं दें, लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उनको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक इसी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, और वहां पर जो इंटरनेट के कनेक्शन के साथ साथ सूचनाओं का जो प्रवाह है वो कितना मुक्त हो रहा है, इन सभी आधारों पर क्या करती है, रिपोर्ट्स जारी करती है। फ्रीडम हाउस ने हाल ही में हर साल की तरह फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें दुनिया भर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया गया है। वर्ष 2021 की इस रिपोर्ट में 195 देशों ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के हुए घटनाक्रमों का इसमें परीक्षण किया गया है। तो देश कितने रखे गए हैं, 195 देश रखे गए हैं, और जो मैंने मानक बताए कि उप आधार के रूप में 25 मानकों के आधार पर उनका परीक्षण किया गया है। यह संस्था
संस्था का मानना है कि वर्ष 2005 से लेकर जो है कि अभी वर्तमान समय तक जो स्वतंत्र देशों में आने वाले देशों की संख्या थी, अब ये क्या करता है, जितने देशों को शामिल करता है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन सा? पहला फ्री, दूसरा है जो है कि पार्शली फ्री, उसके बाद जो है कि क्या है, नॉट फ्री। तो यह जो स्वतंत्र, आंशिक स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं देशों के देश रूप में जो कैटेगरी डिवाइड करता है, तो इस संस्था का कहना है कि अगर हम देखें तो पिछले 15 वर्षों में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें कमजोरी देखी जा रही है, और इसी के कारण जो स्वतंत्र देशों की कैटेगरी थी उसमें देशों की संख्या कम होती जा रही। देखिए इसको एक आंकड़े के हिसाब से, जैसे कि 2005 में जो फ्री देशों की संख्या थी 89 थी, बाद में 2010 में ये 87 हो गई, 2015 में जो है कि 86 हो गई, और 2020 में ऐसे देशों की जो संख्या है 82 है। इसी तरह से जो नॉट फ्री है उसमें देखेंगे आप कि उसमें क्या संख्या बढ़ रही है, अर्थात ऐसे देश जहां पर नागरिक स्वतंत्रता नहीं है उनकी संख्या बढ़ रही। पहले कितनी थी? 45, अब 47, 50 और फिर 54 हो चुकी है। आप देख सकते हैं संख्या क्या हो रही, अर्थात जो वैश्विक रुझान है वह लोकतांत्रिक मूल्यों से अलग जा रहा है इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में भारत का जो कुल स्कोर 100 में से 67 दिया गया है, और भारत के स्कोर के लास्ट ईयर के स्कोर से कितना गिरावट हुई है? 4 अंक की गिरावट हुई है, और भारत को स्वतंत्र देशों की कैटेगरी से नीचे करते हुए आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में रखा गया है। अब हमने कहा कि यह जो 67 स्कोर प्राप्त हुआ है, तो लास्ट ईयर कितना था? 71 हमारा स्कोर था, और उससे पहले कितना था? 75 था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट इस संस्था के अनुसार हमारे यहाँ जारी। अब हमने कहा 67 स्कोर प्राप्त हुआ है, तो नागरिक स्वतंत्रता में कितने टोटल स्कोर मिल सकते हैं? 60, उसमें से भारत को मिला है 33, जबकि पिछले साल भारत को 37 स्कोर प्राप्त हुआ था। तो हमारे यहाँ जो गिरावट आई है, या जो हम लोगों को आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों के कैटेगरी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ कम हुई है। तो यह कितना 4 जो डिजिट का 4 स्कोर की कमी हुई है, जबकि अगर राजनीतिक अधिकार जैसे लास्ट ईयर हम लोगों का जो स्कोर 40 में से 34 था, इस साल भी उतना ही है, अर्थात राजनीतिक अधिकारों में कटौती तो नहीं हुई है, नागरिक स्वतंत्रता में कमी हुई है, और नागरिक स्वतंत्रता को यह वेटेज देता है, और उसी के आधार पर क्या किया गया है, हम लोगों की जो कैटेगरी है उसको डाउन किया। अब रिपोर्ट में भारत के विषय में क्या क्या कहा गया उसको समझ लीजिए, यह मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मैं बोल रहा हूं अब इस जो है कि संस्था का रिपोर्ट होगा। तो यहां कहा गया है कि भारत के संविधान में नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात की गई है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को परेशान करती है, अर्थात यहां पर जो नागरिक स्वतंत्रता है उसमें कमी दर्ज की। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आलोचना करने वाले मीडिया की आवाजों को दबाने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह और घृणा फैलाने वाले कानूनों और साथ ही साथ अदालत की अवमानना को आधार बनाया है, और आधार बनाकर ऐसे लोगों, ऐसे मीडिया समूह या ऐसे संगठनों को टारगेट किया है जो सरकार की आलोचना करते हैं। जबकि इस संस्था का कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब आलोचना का अधिकार मिला हो, और आलोचना से ही क्या होता है, शक्ति का जो संतुलन है वह बना रहता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार के समय रिपोर्टिंग कम अब उत्साहजनक हो गई है, और हिंदू नेशनलिस्ट कैंपेन बढ़े हैं, अर्थात हिंदू राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वह बढ़ा है। और यह भी कहा गया है कि मीडिया आउटलेट पर सरकार के अनुकूल रिपोर्टिंग करने का दबाव है, और मीडिया कर भी रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संस्था कह रही। भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और जो तटस्थता है इस पर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं, और यह कह रहा है इस संगठन कि ये जो राष्ट्रीय चुनावों के समय जो चरण डिसाइड किए जाते हैं, या जो चरण का मतलब कितने चरण में होगा, और जो राजनेता जो कैंपेनिंग जिस तरह से करते हैं उसमें क्या है कि जो यह चुनाव आयोग है ये सिलेक्टिव अप्रोच अपनाता है, किसी खास पार्टी को तवज्जो देता है, अन्य को नहीं देता, ऐसा इसका कहना है।
रिपोर्ट के अनुसार सूचना जो आयुक्त हैं हमारे यहाँ के, उनके विषय में भी कहा गया है कि इनको वेतन और कार्यकाल की जो अब स्वतंत्रता है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और इससे जो आयुक्त हैं उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। तो इस तरह से क्या पता चला, इससे पता चला कि जो स्वतंत्रता है अर्थात जो सूचना का अधिकार वो प्रभावित हो रहा है, राजनीतिक अधिकार प्रभावित हो रहा है और इस तरह से जो 4 अंक का जो गिरावट आई है इन सभी आधारों पर आई है। सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं, खासकर राम मंदिर का जो डिसीजन आया था या फिर जस्टिस एस मुरलीधर के दिल्ली से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब तबादला कर दिया गया था, दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसके बाद इन्होंने काफी सख्त टिप्पणी दिल्ली पुलिस के संदर्भ में की थी, उसके बाद तबादला हो गया। खैर वो उसके कुछ अन्य कारण हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आखिर यह जो संस्था है, संगठन है, इन घटनाक्रमों को कैसे देखती है। ठीक इसी तरह से जो कि जस्टिस रंजन गोगोई की राज्यसभा में जो नियुक्ति है, इसको भी इसने कहा है कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्वतंत्रता, जो अलगाव, जो शक्ति का पृथक्करण है वह प्रभावित हो रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ भेदभाव का आरोप इस रिपोर्ट में लगाया गया है और कहा गया है कि दिल्ली दंगे और सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उनका भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहां पर जो है कि भेदकारी जो या विभेद वाली जो नीतियां हैं वह अपनाई गई हैं। अभी मैं आपको इस संस्था की रिपोर्ट्स पर ही ले चलूंगा अर्थात वेबसाइट पर ले चलूंगा जहां पे ओरिजिनल रिपोर्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कथित गोकशी या गायों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में मुसलमानों और अन्य के खिलाफ जो है कि हमले बढ़े हैं और 2020 में भी ये जारी रहे। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समुदाय को कोरोना फैलाने के लिए दोषी बताया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। अब मैं आपको लेके आया हूं फ्रीडम हाउस की इस वेबसाइट पर। आप यहां पर देखिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब चीज यहां पर लिखी हुई है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्टेटस चेंज क्यों हुआ और स्टेटस चेंज होने का कारण क्या क्या बताया गया है। इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर स्कोर दिखाया गया इस बार और उससे नीचे देखेंगे तो लास्ट ईयर स्कोर स्टेटस दिखाया गया है ना। और उसके बाद देखेंगे तो आखिर किन किन कारणों से कहां कहां पर हुआ है, की डेवलपमेंट्स इन 2020 को देखेंगे तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई आप वीडियो को रोक कर यहां पर पढ़ भी सकते हैं और हो सके तो फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट्स है उस पर भी देख सकते हैं। देखिए कुछ चीजों में हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है। जैसे कि पहला है कि वाज द करंट हेड ऑफ गवर्नमेंट और अदर चीफ नेशनल अथॉरिटी इलेक्टेड थ्रू द फ्रीडम एंड फेयर इलेक्शन, अर्थात जो हमारे यहाँ सत्ता पर बैठे लोग हैं क्या वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जीत कर आए, तो इसमें हम लोगों को मिला है 4 में से 4 स्कोर। ठीक इसी तरह से जो करंट नेशनल लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव अर्थात जो सांसद वगैरह हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वह कैसे इलेक्ट होके आए हैं, तो इस तरह से इलेक्शन की स्वतंत्रता यहां पर 4 में से 4 स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो आर द इलेक्टोरल लॉ एंड फ्रेमवर्क फेयर एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड इम्पार्शली बाय द रिलेवेंट इलेक्शन, तो इसमें भी हम लोगों को क्या हुआ, अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक इसी तरह से जो देखिए अन्य जो आधार हैं उसमें आपको अच्छा स्कोर दिखाई देगा। यहाँ पर जो गिरावट नजर आती है यहाँ से आती है आर द पीपल्स पॉलिटिकल चॉइसेस फ्री फ्रॉम डोमिनेशन फोर्सेस द एक्सटर्नल ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ तो इसमें लिखा गया है कि लोगों को जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई थी, जो पार्टिसिपेशन की पॉलिटिकल पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व की वह कितनी है, तो उसमें बताया गया गिरावट आई है। ठीक इसी तरह से जो कि वेरियस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जैसे इथनिक ग्रुप हैं, रेशियल रिलीजियस हैं, जैसे एलजीबीटी समुदाय हैं या फिर उनके अन्य जो अधिकार हैं उनको कितने मिले हुए हैं पॉलिटिकल राइट्स, तो इसमें देखिए हम लोगों को स्कोर क्या हुआ है, कम प्राप्त हुआ है, 4 में से 2 स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक इसी तरह से देखेंगे फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो एक में हम लोगों को 2 कैटेगरी है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट में, एक में से 4 मिला है और दूसरे में केवल 2 ही अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी तरह से देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑपरेट विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, अर्थात ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना आपको दिखाई देगा, 3 स्कोर प्राप्त हुआ। तो जितने आधार हैं, जितने चीजें मैं बता रहा हूं ये सब इसमें मिले आपको दिख जाएंगे। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहां पर जो अन्य देश हैं उनकी जो है कि रैंकिंग देख लेते हैं, जिससे आपको यह आइडिया हो जाए कि बाकी अन्य देशों की जो स्थिति है वह किस रूप में आपको दिखाई देती है। तो देखिए हम लोग आगे कंट्रीज के कॉलम पर और यहाँ पर हम लोग सामने लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाया गया है। तो अगर हम पड़ोसी में अगर देखें तो यहाँ पर अफगानिस्तान को देख सकते हैं, इसका जो टोटल स्कोर है वह 27 दिया गया है, इसको रखा गया है नॉट फ्री, अर्थात यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत नहीं है और लोकतंत्र बिल्कुल
बिल्कुल ना के बराबर नॉट फ्री में रखा गया। यहाँ पर जो पॉलिटिकल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कोर प्राप्त होने चाहिए वो 40 में से अर्थात 40 में से 13 मिले हैं, सिविल लिबर्टीज में इसको मिले हुए हैं 14। इसी तरह से अगर अन्य हम पड़ोसी देशों को देखें तो इसमें हमें ढूंढना होगा कुछ अन्य प्रमुख देश हैं, जैसे बांग्लादेश को आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का जो टोटल स्कोर है वो 39 है, इसको रखा गया पार्सली फ्री अर्थात इंडिया वाली जो कैटेगरी उसमें रखा गया है। इसमें अगर देखेंगे तो सिविल लिबर्टीज के लिए 24 और जो यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके लिए 15 अर्थात 15 अंक यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे। ठीक इसी तरह से भूटान का स्कोर देख सकते हैं, ये 61 है और 61 में अगर देखेंगे तो 30 मिले हुए हैं 40 में से और फिर 60 में से 31 मिले हुए हैं, अर्थात भूटान का भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोकतंत्र वहां पर बहुत मजबूत दिखाई नहीं देता। जबकि आप ब्राजील को देख लीजिए, ब्राजील के संदर्भ में कई चीजें आती रहती हैं, लेकिन इसका स्कोर है 74 और इसको रखा गया है फ्री देशों की कैटेगरी में। अगर इसको देखा जाए और कई देश हैं इसमें उनको आगे बढ़ते हुए देख ले, चाइना को देख लेते हैं। चाइना का टोटल स्कोर केवल 9 है और 9 इस वजह से है क्योंकि सिविल लिबर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 11 अंक जरूर दिए गए थे, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स हैं चूंकि वहां पर आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता इस तरह स्वतंत्र रूप से, इस तरह से इसमें -2 अंक स्कोर दिया गया है, इस वजह से इसका जो स्कोर है वह 9 हो जाता है। इसी तरह से अगर अन्य देशों का हम देखें, जैसे डेनमार्क का स्कोर आप देखिए 97 दिखाई देगा और डेनमार्क का स्कोर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसी तरह से डोमिनिका का स्कोर आप देख लीजिए काफ़ी बेहतर है। और इसी तरह से ईस्टर्न जो है कि कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो छोटे मोटे हैं उनको हम लोग नहीं देखेंगे। इरिट्रिया का जो स्कोर है आप देखिए कितना खराब है, केवल 2 स्कोर मिला हुआ है और दोनों ही कैटेगरी अर्थात पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टी में दोनों में क्या है एक स्कोर इसको प्राप्त हुआ है। इसी तरह इस्टोनिया को देखेंगे काफ़ी बेहतर आपको दिखाई देगा। फ्रांस को देख लीजिए, इसको फ्री कैटेगरी में रखा गया है, 90 स्कोर प्राप्त हुआ है। जितनी चीज़ें हैं जितने स्कोर है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप इसमें से अपने हिसाब से जो है कि नोट कर सकते हैं। हांगकांग को जो है कि पार्सली फ्री में रखा गया है। हांगकांग में चाइना का जो इंटरेस्ट है या उसका जो हस्तक्षेप है वह बड़ा है। उसके बाद इंडिया को भी आप देख सकते हैं। ईरान को जो है कि देखिए इसमें रखा गया है, इसको 16 स्कोर प्राप्त दिया गया है, नॉट फ्री की कैटेगरी में रखा गया है। इराक को भी नॉट फ्री की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से आयरलैंड को देखेंगे काफी बेहतर स्कोर दिखाई देगा। इजराइल को भी अच्छी कैटेगरी में रखा गया है। इटली को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए 96 स्कोर प्राप्त हुआ है। और इसके बाद अन्य जो देश हैं जिसमें कुवैत को देख लीजिए चर्चा में बना रहता, लाओस है, अन्य देश हैं, बाकी सभी का स्कोर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेपाल का स्कोर 56 है और उसको कितना कितना मिला हुआ है आप उसको देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का स्कोर जो देखिए वह है आपको 99, तो इस तरह से आप न्यूजीलैंड को देख सकते हैं। बाकी अन्य भी स्कोर हैं, आपको नॉर्वे दिखाई देगा जिसको मिले हैं 100 में से 100 स्कोर और इस तरह से क्या है ये सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊपर कौन सा है तो यहाँ पर जो मैंने आपको रैंकिंग दी है आप उसको देख सकते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग आप स्कोर देख सकते हैं 37 है और इसको कितना क्या मिला हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद श्रीलंका को आप थोड़ा सा देख लीजिए, श्रीलंका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पड़ोसी है, उसको यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। सीरिया का देख लीजिए, उसको तो सिर्फ 1 स्कोर प्राप्त हुआ है और उसमें देखिए माइनस में उसको 3 मिला हुआ है, उधर 4 मिला हुआ था जो कि सिविल लिबर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख। तो यहाँ पर श्रीलंका हम लोगों को स्क्रॉल दोबारा करना होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये पूरा जो है कि जो रैंकिंग है उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर डेनमार्क ये जो गलत एंट्री दी गई है, ये वाला जो एंट्री है इसको गलत है, इसको चूंकि हमने स्कोर अभी देखा। रूस को देखे, जैसे कि हमने बताया 20 अंक उससे मिले हुए हैं, उससे 5 अंक जो है कि 5 और 15 अंक मिले हैं। 5 किस में मिले, पॉलिटिकल राइट में, और सिविल लिबर्टी में जो है कि 15 अंक मिले हैं। इसको भी क्या रखा गया है, स्वतंत्र नहीं देशों कैटेगरी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो कमजोर हुआ है और यह बताया गया है कि वर्ष 2010 में इसका जो स्कोर 94 हुआ करता था वह वर्ष 2020 में 83 हो गया है
और इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया है डोनाल्ड ट्रंप को भी। हालांकि जो उससे पहले अब बराक ओबामा थे, उनकी नीतियों पर भी बात उठाई गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर स्पेशली चिंता प्रकट की गई है। यूएस के जो कैपिटल हिल में जो घटना हुई थी, अर्थात राष्ट्रपति भवन में जो घटना हुई थी, उसका भी जिक्र किया गया। इन सभी चीज़ों को आधार बनाते हुए यह संगठन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 73 देशों का जो स्कोर है वह गिरा है, और इन 73 देशों में विश्व की लगभग 75% आबादी निवास करती है। आप समझ सकते हैं कि आखिर यह कितनी बड़ी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां पर इस रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र या तो कमजोर है या फिर वहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट को रोकने के जो प्रयास हैं वह करते रहने होंगे, जिससे लोकतंत्र पुनः मजबूत हो सके। हाँ, ये जरूर है कि जो रिपोर्ट्स आई है इसको कई लोगों ने खारिज किया है और यह कहा है कि यह भारत को बदनाम करने के लिए या फिर वर्तमान समय में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको बदनाम करने के लिए रिपोर्ट लाई गई है। कई तरह के जो है कि इसमें षड्यंत्र के साथ साथ जो पश्चिमी प्रभाव हैं उनको भी रेखांकित किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि हमारे देश में जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो चाहे संस्था कोई भी हो वह हमारे स्कोर को कम नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर कम भी करती है तो उस रिपोर्ट पर अपने आप सवालिया निशान भारत से बाहर भी लगाए जाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे।